बाइक यहाँ पे पार्क है। फ्यूल भर दिया मैंने। $30 का फ्यूल आता है इसमें, ज़्यादा तो आता है भी नहीं। और अभी कोई रश तो है नहीं, आराम से आज का दिन मुझे मिला है, तो पहले पियेंगे कॉफ़ी, उसके बाद जाएंगे बाहर। मैं सोच रहा हूँ मैं भी 2J जाए, वहाँ पे जाके मे भी मैं रुकूंगा नहीं, पाए वाए तो नहीं खाऊंगा मैं। बस वहाँ पे जाएंगे और वहीं से राउंड लेके वापस आ जाएंगे। रास्ते में बेसिकली बस बाइक राइड करेंगे और कुछ नहीं। हाँ, लाइक आई वाज सेइंग, ये इस दौरान बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, काम पे भी बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा है। प्लस ये जो मैं यूनिवर्सिटी का जो अभी पढ़ रहा हूँ उसमें जो करंट यूनिट है वो बहुत ज़्यादा टफ़ है। उसका एक असाइनमेंट बाकी है, बड़ा वाला, तो वो करेंगे। और क्योंकि लिमिटेड टाइम मिलता है, ऐसा टाइम डेडिकेट करना पड़ता है, करने को तो कर ही लेंगे, बट मेरा काम होता है 14 घंटा। उसके बाद आके ट्राई करते हैं कि जब मैं साइट पे रहूँ, मैं 4 and 3 रोस्टर करता हूँ, तो मंडे काम पे जाता हूँ, फिर थर्सडे रात में आता हूँ। तो मैं ट्राई करता हूँ कि काम से आने के बाद जब मैं साइट पे रहूँ तो रूम में बैठ के 2-3 घंटा लग के वहीं पे कर लो अपने यूनिवर्सिटी का काम, सारे जो असाइनमेंट्स हैं, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो फ्राइडे तो आज वैसे ही बिज़ी रहता है नॉर्मली। आज शना गई भी है चाइल्ड केयर में, तो आई गॉट सम स्पेयर टाइम। अदरवाइज़ फ्राइडे उसके साथ बिज़ी रहता है, कुछ पढ़ाई लिखाई हो नहीं सकती। और उसके बाद सैटरडे संडे टाइम मिलता है थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को, तो इसलिए मैं थोड़ा चाहता भी नहीं कि मैं अपना यूनिवर्सिटी का काम पेंडिंग रखूँ। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। प्लस यंग बच्चे भी घर में, तो आई एम ग्लैड कि आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है टाइम पास करने के लिए, और उसका बिल्कुल फुल फ़ायदा उठाया जाएगा। यू नो व्हाट, एक्चुअली में भी पाई भी खा लिया जाएगा, लेट्स सी। बट फॉर नाउ कॉफ़ी और बाइक देख के एक और मेरे दिमाग में चीज़ आई है कि ये जो मैंने बाइक ली थी बेसिकली लॉन्ग टूरिंग के लिए ली थी। तो अभी तो नहीं, अभी मे बी 1-2 साल के बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाए और मैं ऐसा 3-4 दिन निकाल पाऊँ फ्री खुद के लिए, तो प्लान है ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस जाने का। इसलिए मैंने यही वाली बाइक ली थी, ताकि यहाँ पे पैनियर्स लगा दो, टॉप बॉक्स और ये सब। तो प्लान तो वही है, अभी भी वही है। इसलिए मैं ये बाइक मैं सोच रहा था बीच में कि मैं बेच दूँ, बट उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं बेचूंगा नहीं, इसको मैं रखने वाला हूँ और रखूँगा इसको मेंटेन करूँगा। इसको निकाला नहीं है, क्योंकि मैं निकालूंगा उसके बाद मेरे अंदर वापस चुल मचेगी एक और नई बाइक लेने की। और इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस पर्टिकुलर बाइक पे कि आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्थ इट। मैंने डाला भी था, बट उसका जो रेट मिले थे बहुत ही ख़राब मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने अपना जो प्लान था वो हटा दिया। और एक और बाइक आई है अपना फ्यूल भराने के लिए। तो भाई ये यहाँ पे अमेज़ॉन का लॉकर है, ताकि अगर आपको एड्रेस नहीं है तो यहीं पे डिलीवर करा दो, यहाँ पे कोड डालो और लॉकर खुल जाएगा। और एक और जो यहाँ पे चीज़ मिलती है वो है फायरवुड। तो किसके घर में अपना फायरवुड जलाना है या कुछ जलाना है गर्मी क्या बोलते हैं सिकाई के लिए सर्दियों के मौसम में, तो यहाँ से ले सकते हैं। इसका प्राइस कितना मुझे मालूम नहीं, बट 15 किलो का आ रहा है ये फायरवुड। तो हाँ, प्रीटी हैंडी। और इसके अलावा हाँ, ऑब्वियसली जो गैस होती है वो तो मिलती है यहाँ पे। गैस बोले तो गैस का सिलेंडर जिसमें बारबेक्यू लगा सको। निकलते हैं 2J। मैंने अपने हेडसेट में गाने वाले लगाए। नॉर्मली मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, बट आज मैं सोचा कि बाहर में जाए ज्ञान, कोई ज्ञान नहीं देना है, बस अपना गाने सुनो, टाइम पास करो। और हाँ, नो ज्ञान। चालू हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो भाई बहन निकल गए हैं 2J के लिए। स्ट्रेट रोड 43 मिनट्स लगेंगे। तो जैसे मैं बोल रहा था कि ओ मरा हुआ कैंगरू बेचारा। जैसे मैं बोल रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी कहानी थोड़ी बताता हूँ, शेयर करता हूँ कि कब आया, क्या किया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बहुत साल पहले की बात है। मुझे ऑस्ट्रेलिया में आए हुए काफ़ी ज़माना हो गया है। 2010 की शुरुआत में मैं आया था यहाँ पे, फरवरी में, 21 फरवरी में ख्याल से डेट थी।
जो आना हुआ था वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ इंडिया में। तो बॉम्बे से सिंगापुर, सिंगापुर से पर्थ यूजुअल जो फ्लाइट थी उसमें आना था। बट और बाद में मुझे पर्थ नहीं आना था, मुझे जाना था एक सिटी कैलकुली, जो पर्थ से अराउंड 600 किलोमीटर दूर है। तो मुझे वहाँ पे जाना था। तो मेरा प्लान था कि मैं सिंगापुर टू पर्थ, पर्थ से फ्लाइट पकड़ के, डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ के मैं कैलकुली चल जाऊँगा। तो जो सिंगापुर टू पर्थ की फ़्लाइट है वो हो गई थी कैंसिल। तो मुझे जो इन लोग ने रिप्लेसमेंट फ़्लाइट दी थी वो थी सिंगापुर टू मेलबर्न, मेलबर्न टू पर्थ, फिर पर्थ से कैलकुली। तो एक तो पहले ही एक स्टूडेंट जब आ रहा है कितना 22 साल 23 साल 22 साल का बच्चा, और अकेले इंटरनेशनल ट्रैवल पहली बार मैं करा था। इवन दो फ्लाइट में बहुत बार पहले बैठ चुके थे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं मालूम था, बट स्टिल एडेड स्ट्रेस। मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में किसी को भी नहीं जानता था जब मैं यहाँ पे आया था। एक भी इंसान नहीं था जिससे मेरी मतलब ऑर्कुट चलता था उस समय, तो ऑर्कुट में एक दो लोग से मुलाकात हुई थी चैट पे कि हाँ भैया चलो तुम भी होगे, तुम भी होगे। बट अदरवाइज मैं किसी को जानता नहीं था फेस टू फेस। तो एनीवे मैं कहानी से, ये ट्रैवलिंग की कहानी नहीं है ये इसके। तो इंडिया में मैंने क्या किया, तो इंडिया में मैंने बैचलर्स की थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 2005 का बैच था मेरा। पूना यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है। आजकल मुझे मालूम नहीं है कि पूना यूनिवर्सिटी का जो कैलिबर है या जो स्टेटस है वो कैसा है, बट हमारे समय यूनिवर्सिटी में घुसना कंपैरेटिवली इजी था, बट पूना यूनिवर्सिटी से पास होकर निकलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मुझे याद है हम लोग का 450 का बैच था जो फर्स्ट ईयर में आया था। उसमें से अराउंड गिन चुन के लोग पास हुए थे जो सेकेंड ईयर में गए थे। तो मेरा मैकेनिकल का बैच था। तो 2005 से 2009 तक मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वहाँ पे काफ़ी अच्छा ठीक ठाक मैंने स्कोर किया था। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एक दो सब्जेक्ट्स में मुझे क्या बोलते हैं मेरिट अवार्ड मिले थे। तो पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था, ऐसा गधा नहीं था। और वो ऐसा समय था जिस समय ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, GFC चल रही थी। तो जॉब मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मुझे याद है हम लोग का जो मैकेनिकल का बैच था, तो ईयर ड्रॉप लेके बैक लेके जो ओवरऑल लोग थे हम लोग के बैच में अराउंड 50 लोग थे जो फाइनल में थे फोर्थ ईयर में। ये सारे बैकलॉग और सब मिला के मैं बोल रहा हूँ। उसमें से हम लोग की 2 या 3 लोग थे जिन लोग की कैंपस प्लेसमेंट में जॉब लगी थी उस समय। तो लकीली एक मैं भी था उसमें। तो बॉम्बे में हम लोग आए थे, मैं और मेरा दोस्त है बहुत अच्छा संजीव कुमार, जो अभी बहुत बड़ा मैनेजर है स्टील प्लांट में, इंडिया में एक स्टील प्लांट में बोकारो में। तो हम दोनों आए थे, मुझे याद है बॉम्बे में इंटरव्यू देने, और एक UK बेस्ड कंपनी थी, वहाँ पे हम लोग की जॉब लगी थी। बट मैं बहुत डायरेक्ट टाइप का इंसान हूँ। तो मैंने उन लोगों को बोला था कि देखो मैं यहाँ पे अगर जॉब करूँगा तो मैं बहुत लॉन्ग टर्म नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा प्लान है मैं बाहर जाऊँगा और मैं बाहर जाके पढ़ाई करूँगा। अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा जॉब्स है नहीं, तो उसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जाए, एडवांटेज दिया जाए। तो उस समय मुझे लग रहा था थोड़ा फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मुझे लग रहा था कि मैं भी एक काम कर सकते हैं कि मिडल ईस्ट में जाके एज ए इंजीनियर 1 साल काम करो, थोड़ा पैसा बचाओ। उसके बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस थे मैं जो एक्सप्लोर कर रहा था। मैं सोच रहा था कि UK में जाके MBA टाइप का कुछ कर लो, जो थैंक गॉड मैंने नहीं किया, क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम होता वो। उस समय मैं जो जस्ट ग्रेजुएट हुआ होता है उसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो मैनेजमेंट की स्टडीज़ कर पाए, खुद को तो मैनेज कर नहीं पाते। दूसरा ऑप्शन था कि मे बी ऑस्ट्रेलिया जाओ। ऑस्ट्रेलिया में मैं ऑटोमोबाइल फील्ड में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था। अगेन उस समय ज़्यादा मालूम नहीं होता है कि इंडस्ट्री कैसी जा रही है। तो लाइक ऐसे ऑर्कुट का ज़माना था, तो ऑर्कुट में मैंने 1-2 लोगों से कांटेक्ट किया। मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता था। मैं घंटों रोज बैठ के कि कौन सी इंडस्ट्री अच्छी कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, मैं लोगों से कांटेक्ट करता था कि थोड़ा इंसाइट्स मिल सकें। तो 1-2 लोग से कांटेक्ट हुआ मेरा। तो उससे पता चला कि अगर ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो यहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री में आओ। तो यहाँ पे
पैसे काफ़ी अच्छे होते हैं, जॉब मिलना कंपैरेटिवली ईजी है। तो इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं सुनबर्न यूनिवर्सिटी में जाऊंगा मेलबर्न में, वहाँ पे जाके ऑटोमोबाइल करूंगा। फिर मैंने अपना प्लान चेंज किया, मैंने बोला भाड़ में जाए ऑटोमोबाइल, मैं करूंगा माइनिंग। तो WA स्कूल ऑफ माइंस कैलगुली में जो है कॉटन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो, तो वहाँ पे मुझे मिला एडमिशन। यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने 2 डिग्री की, एक तो ग्रेजुएट डिप्लोमा जो कंपलसरी थी माइनिंग इंजीनियरिंग में, जो कंपलसरी थी क्योंकि मेरा जो बैचलर्स था वो मैकेनिकल में था, और उसके बाद मैंने किया MS माइनिंग इंजीनियरिंग में। तो ये 2 डिग्री करने के बाद जो इंडस्ट्री की हालत थी वो अभी तक बहुत ही ख़ास नहीं थी। अभी भी जॉब्स मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, वेकेशन में लोगों को काम नहीं मिलता था। तो करने के बाद मैंने काफ़ी सारे जॉब्स अप्लाई किए। एक BHP करके कंपनी, यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था, तो मैं कैनिंगटन में गया था, जो ईस्टर्न स्टेट में एक सिटी है, वो भी माइनिंग सिटी टाइप की है। सॉरी, टाउनशिल में मैं गया था, वहाँ पे एक माइन है कैनिंगटन उसके पास। तो टाउनशिल में मैं गया, वहाँ पे इंटरव्यू दिया था। पहली बार थी जो मैं अपनी लाइफ में बिजनेस क्लास की सीट पे चढ़ा था। मुझे याद है कि जब टिकट आया था, जो BHP ने मुझे टिकट भेजा था, तो ऑब्वियसली हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं कि भैया इकॉनमी की टिकट है ये, दिमाग में आता भी नहीं है कि बिजनेस क्लास भी हो सकती है। तो मैं कैलगुली के एयरपोर्ट पे गया, अपना बोर्डिंग पास लेके, मैंने बोर्डिंग पास में बस देखा कि कौन सी सीट पे बैठे हैं। मैंने कुछ नहीं देखा कि इकॉनमी है, बिजनेस है क्या, और मैं गया सिक्योरिटी चेक में। तो मैंने जो सिक्योरिटी ऑफिसर था उसको दिखाया अपना बोर्डिंग पास, तो उसने मुझे बोला कि भैया ये लाइन में जाके खड़े हो। मैंने बोला कि मैंने क्या कर दिया है पाप, मुझे क्यों अलग से खड़ा कर रहा है। तो तब जाके मैंने अपना बोर्डिंग पास देखा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बिजनेस क्लास है। तो मुझे एकदम से शॉक हुआ था कि अरे बाप रे। तो एनीवे मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे चीज़ें पैन आउट नहीं की। उस समय मेरे पास PR भी नहीं था एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे। तो एनीवे वहाँ पे चीज़ें पैन आउट नहीं की, तो वहाँ पे फिर मैंने सोचा कि पर्थ बेस्ड एक कंपनी में, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, जहाँ पे मैंने पहले काम किया है, तो वहाँ पे मैं काम करूँ। तो इनिशियली वो लोग भी हेजिटेंट थे मुझे एज अ ग्रेजुएट माइनिंग इंजीनियर जॉब देने के लिए। तो मैंने वहाँ पे शुरुआत की फर्स्ट 4-5 महीना एज अ अंडरग्राउंड माइनर। तो वहाँ पे जो अंडरग्राउंड जो लेबरर्स चीज़ें होती हैं वो मैंने काम किया, जो बाय द वे एक सारे ग्रेजुएट इंजीनियर्स को कुछ समय अंडरग्राउंड स्पेंड करना ही पड़ता है अपना प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस के लिए। तो इवेंचुअली वो जो मेरा एक्सपीरियंस था अंडरग्राउंड का, वो मेरा काउंट हुआ टूवर्ड्स माय ग्रेजुएट प्रोग्राम इवेंचुअली। बट शुरुआत में मुझे जो जॉब लगी थी वो एज अ अंडरग्राउंड माइनर की जॉब लगी थी। तो वहाँ पे 4-5 महीने काम किए। तो उसके बाद उन लोग को उस समय जो मेरा रोस्टर था वो 2 वीक्स ऑन 1 वीक ऑफ था। तो 2 हफ्ता काम करो, उसके बाद 1 हफ्ता छुट्टी मिलती थी। और हम लोग को, मुझे कभी आदत नहीं थी फिजिकल काम करना, और ये भी था कि भैया यहाँ पे अपने आप को सेट करना है तो फिजिकल काम तो करना ही पड़ेगा शुरुआत में एटलीस्ट। तो बहुत ज़्यादा ट्रबल हुआ। मुझे याद है कि शुरुआत में मैं रूम में आता था और उंगली से इतनी पावर भी नहीं होती थी कि मैं टूथपेस्ट निकाल सकूं ब्रश करने के लिए। बट एनीवे ऐसा जो सारे जो इस सिचुएशन में होता है, सारे हार्डशिप यही फेस करते हैं, तो मैं कोई अपने आप को स्पेशल नहीं मांगता हूँ। तो ये सब पार करने के बाद मुझे वही कंपनी में एज अ ग्रेजुएट माइनिंग इंजीनियर की जॉब मिली। वहाँ पे मैं अपना अंडरग्राउंड टाइम होता है हम लोग का 1.5 साल 2 साल जो मैंने बोला, तो वो कंप्लीट किया। जो अप्रॉक्सीमेटली मैं 4 साल भूमिगत खदान अंडरग्राउंड माइन में मैंने काम किया था। और उसके बाद फिर ऑफिस में धीरे धीरे एज ऑफिस बेस्ड पोजीशन मिलती रहती है। और 10 साल मैंने वो कंपनीज के साथ बिताए। तो 10 साल में मैं फ्रॉम बीइंग ग्रेजुएट इंजीनियर जो बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन है, टू सोशलिज्म माइनिंग सुपरिटेंडेंट जो 2IC होता है, सेकंड इंचार्ज साइट का, उस लेवल माइनिंग का, एटलीस्ट साइट का नहीं, सॉरी। तो वो लेवल पे आके मैंने उस कंपनी को छोड़ा और फिर मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन की। अगेन मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो वो कंपनी ज्वाइन की, वहाँ पे एज अ
ऑल्टरनेट मैनेजर मैंने ज्वाइन की और इस समय बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ दूसरी कंपनी में। तो काफ़ी वास्ट और काफ़ी सिखाने वाला एक्सपीरियंस रहा है सो फार। आई मीन फ्रॉम बीइंग अभी कभी अंडरग्राउंड नहीं गया, कभी कुछ देखा नहीं है, टू वर्किंग इस पोजीशन पे जो पोजीशन पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। बट ये वीडियो मेरा अभी करंट उसका नहीं है, तो मैं ज़्यादा नहीं बकवास करूँगा। इट्स मोर अबाउट द जर्नी जो मैं लिया हूँ। मुझे मालूम नहीं मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ, मेरी आ रही होगी। हाँ तो देखते हैं, अभी थोड़ा मैं ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद और बताता हूँ चालू हुआ कि नहीं हुआ भाई। हाँ हो गया। तो मैं सोच रहा था कि क्योंकि जर्नी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाय द वे लुक एट द व्यू, जर्नी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो एक जो चीज़ होती है जो यहाँ पे सारे जो स्टूडेंट्स आते हैं उन लोगों के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है, वो है पार्ट टाइम जॉब। तो मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या नहीं किया है। तो उस समय माइनिंग इंडस्ट्री के जो बच्चे होते थे वो वेकेशन वर्क किया करते थे, बट जब मैं आया था तो वहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, तो वेकेशन वर्क कुछ मिलता नहीं था। तो बेसिकली जब अपना पढ़ाई कर रहे हो तो जो 20 घंटा पर आवर पार्ट टाइम जॉब का अलाउंस होता है वही मैंने भी किया था। तो कैलकुली में लकीली जॉब मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, सिटी काफ़ी ज़्यादा थ्राइविंग थी माइनिंग के लोगों से। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जो पहला जो स्टेप्स होता है अपना क्या बोलता है TFN नंबर अप्लाई किया, अपना मोबाइल फ़ोन लिया, ये सब किया। और उसके मेरे ख्याल से अराउंड 2 हफ्ते बाद हम लोग ने थोड़े बहुत कनेक्शंस बनाना चालू किए थे। तो एक वहाँ पे बंदा था, मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो मैकडॉनल्ड्स का मैनेजर था। तो उससे असिस्टेंस लेके हम लोग ने मैकडॉनल्ड्स में अप्लाई किया और मैकडॉनल्ड्स में जॉब लग गई थी हम लोग की। तो मैं पूरा हम लोग की, तो मैं और मेरे एक दो और दोस्त थे जो हम लोग शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते थे, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में। तो उसमें 2-3 बेडरूम का घर था, तो सारे बेडरूम में एक बच्चे और कॉमन बाथरूम, कॉमन किचन। तो हम सब लोग ने मिलकर अप्लाई किया था। तो हम सब लोग की मैकडॉनल्ड्स में लग गई थी और मैकडॉनल्ड्स में कुछ लोग किचन में काम कर रहे थे, कुछ लोग थे जो फ्रंट काउंटर में जो ऑर्डर लेना होता है वो ऑर्डर लेते थे। और बहुत ही ज़्यादा टफ एक्सपीरियंस था वो वाला मेरे लिए, क्योंकि आप कितनी भी अंग्रेजी बोलो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद जो यहाँ की अंग्रेजी है वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ का जो बात करने का तरीका है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, वो पिक नहीं होता है नॉर्मली एकदम से अगर कोई हिंदुस्तान से आए तो। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो हम लोग को ऑर्डर लेना होता था ड्राइव थ्रू का ऑर्डर, तो कान पे हेडसेट लगा के तो वो जो रेडियो के थ्रू जो लैंग्वेज है वो वैसे भी अंदर समझ में नहीं आती थी। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई। मुझे याद है कि मेरे एक दो दोस्त हैं, उन लोग को काफ़ी ज़्यादा गाली भी खानी पड़ी। वहाँ पे लोग आते थे पूरा दारू से टल्ली होके, हम लोग रात में काम कर रहे हैं, 2 बजे 3 बजे रात के, 24/7 होता था रेस्टोरेंट। तो जो पी के आ रहे हैं उन लोग को अगर ऑर्डर देना है, उन लोग को अगर सामने वाला समझ नहीं रहा तो वो लोग गाली देते थे पूरा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ये। तो मैंने वहाँ पे कुछ समय काम किया, बट उसके बाद मैंने Kmart में नाइट फिलिंग का काम करता था मैं। तो हम लोग की शिफ्ट अराउंड फ्रॉम मेमोरी अराउंड 9 बजे चालू होती थी। और बेसिकली जब स्टोर बंद हो जाता है तो जो स्टॉकअप करने वाले लोग होते हैं वो आते हैं, वो 4-5 घंटा काम करते हैं, वो सारे जो शेल्फ्स हैं उसको स्टॉकअप करते हैं, और ताकि जब अगले दिन दुकान खुले ताकि तो कस्टमर्स आएँ तो उनको जो स्टोर है वो फुल मिले, मतलब जो शेल्फ्स हैं वो फुल मिले। तो नाइट स्टॉकिंग का काम होता था। तो वहाँ पे अपना वेयर हाउस से डब्बे खोलना, वो डब्बों में से चीज़ें निकाल के पूरा स्टॉकअप करना, उसके बाद
जो कॉटन है, जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं, उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना। तो वो काम मैंने किया काफ़ी समय तक। जब मैं ये काम कर रहा था तो उस समय मैं मैकडॉनल्ड्स में भी काम कर रहा था, तो दिन में ओवरऑल हफ्ते में 20 घंटा ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो मैकडॉनल्ड्स से मुझे 2-3 शिफ्ट मिल जाती थी। उसके बाद जो रिमेनिंग 2-3 शिफ्ट है वो मैं के मार्ट में करता था, नाइट फिलिंग का काम। उसके बाद मेरे ख्याल से 3-4 महीने मैंने किया होगा। उसके बाद डिक स्मिथ करके एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स की दुकान होती थी एक्चुअली, अब नहीं होती है। तो फॉर एग्जांपल JB Hi-Fi जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, वैसे डिक स्मिथ होती थी उस समय। तो वहाँ पे मुझे एज अ कैजुअल सेल्स असिस्टेंट टाइप की जॉब मिली थी। तो वहाँ पे एडवांटेज ये था कि मुझे 20 घंटे वहीं पे मिल जाते थे, तो हफ्ते में 3 शिफ्ट्स मिलती थी ऑन एन एवरेज। और जितना भी सामान बेचो उसका एक आपको बोनस मिलता था, आपको उसका कमीशन मिलता था। तो उस समय हम लोग की जो सैलरी थी वो अराउंड $21-22 पर आवर मिलती थी। तो टाइम्स इट बाय 20, सो दैट्स $420 अ वीक जो मैं कमाता था डिक स्मिथ में काम करके, प्लस अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि मैं बेचने में काफ़ी अच्छा था, मुझे ऐसा लगता है। तो महीने में अराउंड $400 मुझे एक्स्ट्रा मिल जाते थे कमीशन से। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था उस समय। अपना 20 घंटे काम करो। तो इवेंचुअली वहाँ पे 1 साल काम करने के बाद मेरे वहाँ पे काफ़ी दोस्त बने। वहाँ पे मुझे एज अ 2IC सेकेंड इंचार्ज का जॉब ऑफर आया था। तो मैं फ्रॉम बीइंग अ कैजुअल टू बीइंग ऑन बुक्स ऑन पार्ट टाइम मैनेजर सोच लीजिए। तो मुझे बोल रहे थे कि हम लोग तुम्हें इतना ही दे सकते हैं क्योंकि तुम्हारा वीज़ा रिस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज अगर तुम्हें पर्थ में आना है, अगर तुम्हारा फुल वर्किंग राइट्स हैं तुम्हारे पास, तो लेट अस नो, और हम लोग तुम्हें एज अ स्टोर मैनेजर बना के हम लोग वापस तुम्हें कोई भी स्टोर में तुम्हें वहाँ पे भेजेंगे। तो वो लोग काफ़ी खुश थे मेरे काम से। और मुझे भी एक्चुअली काम करने में बहुत मज़ा आता था। वहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट था, काफ़ी अच्छे दोस्त थे। ऑनेस्टली एक पॉइंट आया था कि मैं सोच रहा था कि मे बी जब मैं पर्थ में आऊँगा और मायने की जॉब अगर वहाँ पे नहीं लगी मुझे, तो मैं यहाँ पे एज अ स्टोर मैनेजर फुल टाइम जॉब कर सकता हूँ। उस समय मुझे लगता था कि भैया स्टोर मैनेजर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का बहुत ही बड़ी पोजीशन है, तो इसको ये अपॉर्चुनिटी मैं लूज़ नहीं कर सकता। ऑब्वियसली कंपेयर टू माइनिंग सैलरी वो इतना भी बड़ा नहीं था। तो वो था। उसके बाद जब तक मैं कैलगोली छोड़ा तब तक मैं वहीं पे काम कर रहा था। उसके बाद लाइक आई सेड, जो मेरी फर्स्ट माइनिंग कंपनी में जॉब लगी थी, तो मेरी 4-5 महीने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, और मैं होप कर रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो मुझे ये लोग परमानेंट जॉब भी दे देंगे। तो मैंने अपना बोरिया बिस्तर पैक किया। उस समय मेरे पास एक गाड़ी होती थी Hyundai Excel, उसमें सब डाला सामान और मैं आ गया पर्थ में एक नोन इंसान था मेरा, तो उसके साथ शेयर्ड अकोमोडेशन में मैं रहा माउंट लॉली में, जो सिटी से काफ़ी पास है। उसके बाद थोड़ा बहुत मूव अराउंड किया। उसके बाद जॉब परमानेंट हुई। और मुझे याद है कि अपना यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के बाद एक बार जब मेरे पास डिग्री आ गई, तो मैंने अपना जो CDR, जो कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेशन, जो पेपर वर्क, सब कुछ मैंने पहले से किया हुआ था। और 17 डे तो मैंने अप्लाई किया था वीज़ा, PR वीज़ा, और उसके 17 दिन के बाद मुझे वीज़ा मेरा अप्रूव होके आ गया था। तो और मैंने कोई एजेंट के थ्रू नहीं किया था, मैंने सब कुछ खुद से किया था। तो अगेन, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये डिफ़िकल्ट है, तो आई एम नॉट श्योर। मेरे ख्याल से अभी उस समय 120 पॉइंट का याद है मुझे, या 80 पॉइंट का सिस्टम होता था। अभी अगेन चेंज हो गया होगा। ये 2010-2011 की बात है, 2011 की बात है, सॉरी। तो अभी चेंज हो गया होगा सिस्टम। अभी मेरे पास कोई कॉल आ रहा है, मैं उठाऊंगा नहीं। तो ये भी किया जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। और हाँ, रेस्ट इज हिस्ट्री, लाइक जैसे उसके बाद मैं क्या बोलूँ। और कोई अगर कहानी आएगी दिमाग में तो मैं शेयर करता हूँ।
रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो जो एक और जो मेरे दिमाग में चीज़ आई कि यहाँ पे खाने पीने का कैसे होता था, तो इंडिया में मैं बेसिक ऑस्ट्रेलिया आने से पहले इंडिया में मैं बेसिक चीज़ें तो मैं बना ही लेता था। मैगी, चाय, अगर वक्त आए तो मुझे याद है मैं पोहा भी बनाया हूँ, मैं दाल चावल मैं बना लेता था। तो बेसिक बेसिक चीज़ें मुझे आती थी, ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा शेफ़ नहीं था मैं, बस स्टिल ज़िंदा रहने के लिए मैं बना लेता था। और मेरे ख्याल से इतना सब लोग को ही आना चाहिए। जो आजकल बहुत लोग डील मारते हैं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है और मैंने कभी आज तक क्या बोलते हैं पैर नहीं उठाया, तो भैया उठा लो। और नहीं आया है तो आजकल वो ज़माना नहीं है कि लाइब्रेरी में जाके रेसिपी बुक देखने की ज़रूरत है। यूट्यूब में इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है खाना बनाने के लिए कि उसको फॉलो करके खाना बना ही सकते हैं। अगर उतना भी नहीं फॉलो कर सकते तो भैया तो फिर तो मतलब IQ बहुत कम होगा, तो फिर ज़िंदगी कैसे हो। तो एनीवे मैं अपने ऊपर आता हूँ वापस, मैं अपना फ्रस्ट्रेशन ही निकालता हूँ। तो यहाँ पे मैं आया तो कैलगरी में हम लोग गए शॉपिंग करने के लिए। मुझे याद है हम लोग सोचे कि चलो भैया ब्रेड ले लेते हैं, जूस ले लेते हैं, सॉसेज ले लेते हैं और यही सब खाएंगे। तो पहले दिन मुझे याद है कि मैंने सॉसेज बॉईल करके खुद भी खाया था और अपने दोस्तों भी खिलाया था। अभी मुझे लगता है कि क्या बेवकूफ़ी का काम किया था मैंने जो मैंने देखा था पहले मैं वही फॉलो करा था। सॉसेज बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको और तरीके भी हैं बनाने के। बट इवेंचुअली हम लोग हफ्ते में 2-3 बार कभी चिकन बना दिया, कभी कोई सब्जी मिक्स वेज बना दी। नूडल्स हम लोग का स्टेपल डाइट होता था। तो कोस और वुलवर्स के जो सबसे बेसिक नूडल्स आते हैं सस्ते वाले, वो लेता था। उसमें मैं ऐड करता था थोड़ा चिकन नगेट्स, अंडा, सोया सॉस, चिली सॉस और उसका खुद ही अपना मॉडिफाई करके अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं बनाता था। तो ये हफ्ते में 2-3 बार तो ये होता था। उस समय कैलकुली में कोई भी इंडियन शॉप नहीं थी, मुझे मालूम नहीं कि अब है कि नहीं है। तो जैसे पर्थ में ऑप्शन है कि भैया फूड के पाउच ले लो, मसाले ले लो। उस समय वहाँ पे ये सब ऑप्शन नहीं थे। वहाँ मुझे याद है कि हम लोग का एक दोस्त आया था पर्थ में, तो हम लोग ने उसको पूरी बड़ी शॉपिंग लिस्ट दी थी कि बेसिक मसाले लेके आओ यहाँ से, गरम मसाला, चिकन मसाला और ये सब। तो वो लेके आया था, बट वहाँ से हम लोग नहीं खरीद सकते थे। तो यही सब नूडल्स पे, चिकन पे, कभी कभी दाल तो मेरे ख्याल से नहीं बनाएगी, मिक्स वेज बना दिया। नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार हम लोग हंग्री जैक से $5 का एक मील पैक मिलता था, जिसमें एक आइसक्रीम, एक बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक और चिप्स होते थे। तो वो हम लोग खाते थे। उसके बाद पर्थ में आ गए, तो पर्थ में आने के बाद थोड़े ऑप्शंस इंक्रीज हो गए। यहाँ पे जब एक हफ्ते की छुट्टी थी तो एक बार चिकन बना लो तो वो 2-3 बार चल जाता था। फ्रोज़न पराठे मिलने लग गए यहाँ पे आने के बाद, तो फ्रोज़न पराठे और रेडी टू ईट मील्स हफ्ते में 1-2 बार ये खाते थे। 1-2 बार मुझे याद है मैं हफ्ते में एक बार एटलीस्ट डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाते ही था। उस समय फाइनेंशियल भी हम लोग काफ़ी बेटर ऑफ हो गए थे, मतलब तो हाँ, उस समय थोड़ा अपना एंजॉय करना, जाके पार्टी करना दोस्तों के साथ, तो काफ़ी मज़े किए हैं। जब एक बार थोड़े मील्स आ गए तो मस्ती भी बहुत सारी की है हम लोग ने। और हाँ, फिर यही था खाने पीने का, ऐसा कुछ नथिंग टू स्पेशल, बट मैं सोचा कि मैं शेयर कर देता हूँ। ऑलराइट, तो एक और जो कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का, जो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न होता है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि आने से पहले कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए कितना पैसा दिखाना पड़ेगा और कैसे अप्रूव हो। तो मैं अपनी कहानी शेयर करता हूँ। तो एक जो एजेंट्स होते हैं, जो एजुकेशन एजेंसीज़ वाले होते हैं, वो बहुत बड़ा उल्लू बनाते हैं। तो उसने मुझे बताया था, जो हम लोग का एजेंट थी, कि 1 साल का वीज़ा लो ताकि तुम्हें बस 1 साल का ट्यूशन फीस दिखाना पड़ेगा, 1 साल का लिविंग एक्सपेंसेस दिखाना पड़ेगा और उसके बाद 1 साल के बाद वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करा सकते हो, तुम्हें पैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे वहाँ पे इंडिया में ही मुझे चमका था कि ये सही नहीं हो सकता है। तो मैंने खुद का अपना रिसर्च किया। 1-2 जो लोग ऑस्ट्रेलिया में आए हुए हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू ही
जो जो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मैंने उन लोग से डायरेक्टली बात की। अभी भी मैं टच में हूँ उन लोग से, बात हुए मैंने उनसे डायरेक्टली बात की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये बात सही नहीं है, तुम्हें अगर वीज़ा एक्सटेंड कराना है तो तुम्हें वापस 1 साल का फीस पे करना पड़ेगा, वो रिसीट दिखानी है, और जो सेकेंड ईयर का जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, जो अराउंड $12,000 पर ईयर होता था उस समय, वो वापस दिखाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पापा ने, हम लोग ने एजुकेशन लोन लिया था इंडिया से। तो इंडिया से एजुकेशन लोन लेके 1 साल का ट्यूशन फीस और 1 साल का जो लिविंग एक्सपेंसेस है उतना अमाउंट निकाल के उतना दिखाया, तो 1 साल का वीज़ा मिल गया। मेरा जो प्लान था कि जो मैंने लिविंग एक्सपेंसेस दिखाया है वो मैं टच नहीं करूँगा, मैं उसको सेव करके रखूँगा, ताकि सेकेंड ईयर का जो मैं थोड़ा उसमें और ऐड करके मैं ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस में वापस दिखा सकूँ। तो फाइनेंशियली सिचुएशन बहुत ज़्यादा टाइट थी। मुझे याद है कि हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया था ये हॉस्टल से $350 के आसपास। तो उस समय मेरी जो मेजर फट गई थी, मुझे लग रहा था कि मेरा जो पूरा साल का बजट है वो पूरा बर्बाद हो गया है, क्योंकि मैं सब कुछ मैं अच्छे से बजट करता था कि मुझे अगर साल के एंड में इतना पैसा दिखाना है तो मुझे हर हफ्ते इतना कमाना है, और वो उतनी कमाई में से मुझे इतना बचाना ही है। तो मेरा बिल्कुल बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट होता था पैसे का, ताकि एंड ऑफ द ईयर मेरे पास इतने पैसे रहें। तो लकीली जो मैं पैसे यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस के लिए दिखाने आया था उसमें से ज़्यादा यूज़ नहीं हुए, तो वो मैं दिखा सका। प्लस सेकेंड ईयर में थोड़ा और पर्सनल लोन लिया था मैंने, मतलब मेरी फैमिली ने, तो वो लोन से ट्यूशन फीस मैंने पे की, उसके बाद लिविंग एक्सपेंसेस दिखाए, जो पहले के पैसे बचे हुए थे उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैंने किया था, जो मैं बोल नहीं सकता। बट एनीवे मुझे सेकेंड ईयर का वीज़ा मिल गया, और सेकेंड ईयर ख़त्म होते होते जो मैंने इतने पैसे बचा लिए थे, सेकेंड ईयर ख़त्म होते होते प्लस अपना जो माइनिंग का जॉब है वो 2-3 महीने करते करते मैं इतने पैसे बचा लिए थे कि मैं जो हम लोग ने एजुकेशन लोन लिया था वो मैंने पूरा वापस दे दिया। पापा ने भी थोड़ा बहुत ऐड किया था उसमें, तो वो मैंने पूरा दे दिया, और प्लस जो पर्सनल लेवल पे लोन लिया था सेकेंड ईयर के लिए वो भी मैंने पूरा दे दिया। तो ओवरऑल अराउंड $54,000 2 साल की फ़ीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस जितना भी था। तो हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं बजटिंग की थी, और सभी लोग करते हैं, मैंने ही नहीं, सभी लोग करते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म एम ये है दिखाने का तो इतना हर हफ्ते करना ही पड़ेगा। और बाय द वे ये ऐसा प्लान है जो मैं अभी भी फॉलो करता हूँ टू सर्टेन एक्सटेंट। ऑब्वियसली अभी टच वुड भगवान की दुआ से फाइनेंशियली सिचुएशन ठीक है हम लोग की, बट स्टिल जितना पैसा आता है तो उसमें कितना हम लोग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो जो प्रिंसिपल जो मैंने सीखे थे वो मैं अभी भी फॉलो करता हूँ, एंड आई थिंक इट वर्क्स क्वाइट वेल। थोड़ा वेस्टेज कम होता है, बाय द वे वेस्टेज मैं ही करता हूँ जितना होता है, बट आई थिंक इट्स अ बेटर वे टू डू थिंग्स। तो इस तरीके से मैंने मैनेज किया था, 1 साल का वीज़ा लेके उसके बाद दूसरे साल एक्सटेंड किया था। बट पैसे तो उतना ही दिखाने पड़ते हैं, आप एक साथ दिखाइए या फिर यहाँ आने के बाद कमाने के बाद थोड़ा बहुत दिखाइए। और एक जो क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके यूनिवर्सिटी फीस निकाल पाओगे कि नहीं, तो आंसर है नहीं। आगे डिपेंड करता है, जो कोर्स के लिए मैंने आया था उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, तो मेरे सिचुएशन में तो मैं बोलूँगा नहीं। अगर कोई और कोर्स है जिसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती है तो मे बी टू सर्टेन एक्सटेंट पॉसिबल है, बट मेरी एडवाइस तो यही है कि आप एटलीस्ट जो ट्यूशन फीस है वो उतना होना चाहिए आपके पास कि आप अपना यहाँ पे ट्यूशन फीस दे सकें। जहाँ तक लिविंग एक्सपेंसेस हैं तो उसमें अगर 2 महीने का बफर है, 2 महीने के लिए थोड़ी बहुत सेविंग जस्ट टू मेक अ स्टार्ट लिविंग हियर, अगर उतना दिखा सकते हैं उसके बाद पॉसिबल है कि यहाँ पे कमाई करके अपना ज़िंदगी बिता सकते हैं। ऑब्वियसली 20 घंटा पर हफ्ते ही काम कर सकते हैं, तो उसमें आराम से अपना रेंट पे करना, शेयर अकोमोडेशन का, खाना पीना, थोड़ा बहुत घूमना फिरना, साल में 2 साल में एक बार हिंदुस्तान जाना, ये सब किया जा सकता है। बहुत लोग हैं जो थोड़ा डॉजी काम करते हैं, जो कैश जॉब्स करते हैं ताकि उस पर
ताकि 20 घंटे से ज़्यादा काम कर सकें। बट मैं ये सब रिकमेंड नहीं करता हूँ। मेरा रिकमेंडेशन नहीं होता कि भाई यहाँ पे तुम छोटे मोटे काम करने के लिए आए हो तो बात अलग है, बट मैं यहाँ पे इंजीनियर बनने आया था, तो उसके लिए भी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अपना असाइनमेंट्स वो काफ़ी फुल ऑन पढ़ाई होती है, तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। इतना काम मत करो कि फॉर एग्जांपल अगर टैक्सी चलाना चालू किया एज अ पार्ट टाइम जॉब तो बस टैक्सी चलाते रह जाओ। अपना जो लॉन्ग टर्म एम है वो भूलना नहीं चाहिए। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। अदरवाइज जो मैंने चीज़ें सुनी हैं वो ये होती है कि लोग क्या करते हैं, उनके पास से फॉर एग्जांपल $20,000 ट्यूशन फीस पे करनी है, तो वो लोग क्या करेंगे कि ट्यूशन फीस पे करेंगे और सॉरी अपना स्टेटमेंट का कॉपी लेंगे ताकि वो लिविंग एक्सपेंसेस दिखा सकें, और उसके बाद वही अकाउंट से ट्यूशन फीस पे कर देंगे और उसका रिसीट भी दिखा देंगे। तो एक ही अमाउंट वो 2 बार दिखा देते हैं, एक फॉर लिविंग एक्सपेंसेस इनकम क्या बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट के थ्रू, और सेम पैसा फीस पे करने के बाद यूनिवर्सिटी रिसीट के थ्रू। तो अगर लाइक इफ यू कैन गेट अवे विद इट दैट्स फाइन, अदरवाइज अगेन नॉट समथिंग मैं कभी भी कुछ ख़राब करने का रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि भैया एजुकेशन लोन लेके आओ पूरा अमाउंट का, ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जितना कम हो सके लिविंग एक्सपेंसेस यूटिलाइज करो, होपफुली बिल्कुल ना करो, और ये ट्राई करो कि यहाँ पे ही कमा के जितना हो सके कोर्स ख़त्म होते होते जितना हो सके लोन पूरा कर दो, जैसे मैंने किया था। और एक बार जब जॉब लग जाए अपनी फील्ड में उसके बाद जो बाकी का बल्क अमाउंट है वो कंप्लीट कर दो। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन माय ओपिनियन। और यही सब बकवास करते करते हम लोग आ गए हैं टूजे का टाउन। यहाँ पे बेकरी है जहाँ पे हम लोग रुकेंगे और कुछ खाया पिया जाए। चलो ये यहाँ का कैप्चर कर लेते हैं। काफ़ी पुराना टाउन है ये, यहाँ पे मैं पहले भी किया हुआ हूँ, बट स्टिल ये देखो जैसे 1862 में ये जो मेरे राइट हैंड साइड वाली बिल्डिंग है ये बनी थी। उस समय घोड़ा गाड़ी होती थी, तो पुराने घर, सामने छोटी सी बालकनी वाले, तो बहुत ही अलग फील है इस टाउन का। पुराना इंग्लिश स्टाइल जो होता है आर्किटेक्चर, ये लोग यहाँ पे मेंटेन करके रखता है। ये अच्छी बात है। अगर पुरानी चीज़ है तो उसको, अपने कल्चर को अप्रिशिएट करते हैं और उसको मेंटेन करके रखते हैं। सब बुढ़ियाँ बैठी हुई हैं, अपना चाय वाय पी रही हैं, अपनी रिटायर्ड, दैट्स गुड। और हम लोग का यहीं पे होगा, आने ही वाला होगा। चलो एनीवे मैं पार करता हूँ गाड़ी, उसके बाद करते हैं मुलाकात। ऑलराइट भाई बहनों, तो मैं वहाँ पे रुका नहीं, मैं बस टर्न लेके आ गया हूँ। और मैं सोच रहा यहीं पे वीडियो मैं बंद कर देता हूँ, और कुछ मैं बोलने के लिए है नहीं, और मैं बहुत नहीं चाहता कि वीडियो बेकार में बहुत ज़्यादा लंबी बने और मैं बस नेम से एक बोलते रहूँ। तो आज के लिए चले फिर इतना ही लगता है। अगर वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए लाइक। ये बहुत ही अलग टाइप का वीडियो है, जैसे मैं बनाता नहीं हूँ। मोटो ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा समय के बाद बनाया। और हाँ, अगर पसंद आया तो कर दीजिए लाइक। अगर कुछ और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं तो लेट मी नो। और मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक मैं ये सब नज़ारों का मज़ा लेता हूँ। बाय।